जय हिंद। कैसे आप सभी लोग एकदम मस्त स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आशा करते हैं बाबू आप लोग का पढ़ाई एकदम मस्त और बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। आप लोग का हर क्लास चल रहा है, आपका साइंस सोशल साइंस का हर एक सेशन आ रहा है, हिस्ट्री का आ रहा है, पॉलिटी का आ रहा है। आप लोग का इसके पहले हिस्ट्री का चला, इसके बाद हिस्ट्री का चलेगा, अभी पॉलिटी का चल रहा है, इसके बाद आपका हिस्ट्री का चलेगा। ठीक है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ये सेशन आपका 7 बजे से है, नहीं ये सेशन आपका 9 बजे से है, और हिस्ट्री वाला सेशन आपका 7 बजे से है। अगर इस सेशन को हम लोग थोड़ा सा भी और पोस्टपोन करें तो ये सेशन आप लोग का लगभग मिल जाएगा। आप लोग को ये सेशन आपको 8:30 बजे तक मिल जाएगा। तो आपको लोग को जो ये सेशन मिलेगा ना, ये सेशन इसका सही टाइमिंग होगा तुम्हारा 8:30 बजे मॉर्निंग में तुम लोग का एक सेशन मिलेगा, जो कि होगा पॉलिटी का। ठीक है, और जो मॉर्निंग में तुम्हारा आएगा 7 बजे, वो तुम्हारा कौन सा सेशन होगा बाबू? मॉर्निंग में तुम्हारा 7 बजे से आ रहा है, वो तुम्हारा हिस्ट्री का सेशन आ रहा है। ठीक है, मॉर्निंग में तुम्हारा 7 बजे से आ रहा है, वो तुम्हारा आ रहा है हिस्ट्री का। तो आप लोग फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। अपने क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई सेशन का कोई चार्ज नहीं देना है आपको। इस वजह से वो है ना कि आप लोग का बेसिक तैयार करा देंगे। तो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन कराने के साथ साथ आपका बेसिक तैयार कराया जा रहा है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बाबू। जो हम लोगों ने पिछला सेशन किया था, जो हम लोगों ने पिछला सेशन लिया था, उसमें हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों को देखा। और आज का जो हम लोग सेशन है उसमें देखना है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, आज जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो क्या है? तो वो है हम लोग का नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ये क्या होता है सर? तो इसके बारे में हम लोग को देखना है कैसे काम करती है। जो नया जब देश का निर्माण, मतलब जो नव अंतर्राष्ट्रीय होता है तो उसका कैसे काम करता है, गुट निरपेक्षता कैसे होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग को बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो एक बार लाइक का बटन दबा के हमको बता दीजिए तो कि सर हम लोग तैयार हैं, रेडी है फटाफट पढ़ने के लिए। किया जाए स्टार्ट? तैयार हैं लोग? चलिए लोग स्टार्ट कीजिए। ठीक है, हम डायरेक्ट एनसीईआरटी का पीडीएफ ही लेके आए ताकि आप लोग को और अच्छा से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, देखो गुट निरपेक्ष देशों, एक सेकंड यहाँ से स्टार्ट कर लेते तुम्हारा हम। गुट निरपेक्ष गुट निरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देश भर नहीं थे। देखो ये तो गुट निरपेक्ष जो देश थे, जिसे हम बता रहे गुट निरपेक्ष देश कौन कौन से थे, तो आपका जब भारत था और इसके आसपास के जो देश थे वो सब आपके गुट निरपेक्ष देश में आते थे। ठीक है, गुट निरपेक्ष देश वाले कैसे थे, तो वो क्या चाहते थे? तो तुम्हारा दो ध्रुव में बट गया था, एक था तुम्हारा सोवियत संघ और दूसरा कौन था? अमेरिका। तो जो ये जो तुम्हारे गुट निरपेक्ष वाले देश थे, इनका मानना था कि इन दोनों में किसी के पक्ष में ना जाकर के हम युद्ध की तरफ से भाग नहीं लेंगे, जबकि युद्ध को शांति के दूत की तरह काम करेंगे। बहुत से इसमें देश शामिल थे। ठीक है, यही था। गुट निरपेक्ष वाले जो देश थे वो बस तुम्हारे शीत युद्ध के दौरान महज एक मध्यस्थता करने वाले देश नहीं थे। ठीक है, मतलब बस समझौता करने वाले देश नहीं थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भी शामिल अधिकांश देशों में से एक थे। ठीक है, क्या थे बाबू? अधिकांश देशों में से किधर क्या रहे देशों में को अल्प विकसित देश, अधिकांश देशों में से अल्प विकसित देश का दर्जा मिला था। किनको मिला था? अल्प विकसित देश को दर्जा मिला था। ठीक है, अधिकांश देशों में से अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। देखो, आप युद्ध तब कर पाओगे जब आपके पेट में भोजन रहेगा, शरीर में ताकत रहेगा, आपके पास हथियार पूरा बंद रहेगा, तब ना आप युद्ध कर पाओगे, युद्ध लड़ पाओगे। लेकिन आपके पास भोजन नहीं रहेगा, आपके पास हथियार नहीं रहेगा, तब युद्ध कैसे कर पाओगे? युद्ध करने के लिए भोजन चाहिए, शरीर में ताकत चाहिए, उसके बाद तुम युद्ध कर पाओगे ना, उसके बाद में तुम हथियार को खोजोगे। तो यही जो तुम्हारे जो दो शक्तियाँ थी, महाशक्तियाँ, उनके पास तो अपना सब कुछ था। उनके पास इतनी ताकत थे कि उस टाइम भी वो चाहे तो पूरे विश्व को खत्म कर सकते थे, वो दोनों महाशक्तियाँ। ठीक है, लेकिन ये जो छोटे मोटे देश, जो गुट निरपेक्ष वाले, जो गुट निरपेक्ष देश के जो मतलब समिति के जो लोग थे, मतलब गुट निरपेक्ष में जो देश थे, वो लोग क्या थे? तो वो लोग अल्प विकसित देश थे। कैसे थे बाबू? तो वो लोग अल्प विकसित देश थे। अल्प विकसित देश क्या होता है बाबू? तो अल्प विकसित देश ऐसा देश होता है जिसमें, और इसका जो मुख्य समस्या क्या था? तो आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने का था समस्या। अपनी जनता को गरीबी से उबारना इनकी समस्या था। ठीक है, उनकी जो जनता है वो गरीबी में भी जी रही है, उनके देश में भुखमरी चल रहा है, गरीबी चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो महादेश दो युद्ध कर रहे हैं, उनके पास ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर दिखता नहीं, वो लोग महाशक्ति हैं। और जो हमारा देश है या फिर जो नॉर्मल जो गुट निरपेक्ष के देश है, इनके पास क्या है? तो भोजन की असुविधा है, आर्थिक रूप से कमजोर है, इनके पास गरीबी से उबरने की अभी लोग चेष्टा कर रहे हैं। ठीक है, नव स्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से भी आर्थिक
विकास महत्वपूर्ण था। जो नव देश, नव स्वतंत्र देश क्या होता है, जो अभी नए नए जो देश स्वतंत्र हुए हैं उनके लिए आज़ादी का लिहाज करना महज एक आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। अगर आर्थिक विकास नहीं करेंगे तो उनको कैसे अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए संसाधन से, युद्ध से, मतलब हथियार से, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने जनता के लिए वो कैसे काम कर पाएंगे। ठीक है, बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायने में आज़ाद नहीं रह सका। बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायने में आज़ाद नहीं रह सका। ठीक है, इतना तक क्लियर है ना। उन धनी देशों पर, आगे देखो, उन धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ा। अब जो तुम्हारे दो महाशक्ति देश है वो अभी धनी है, उनके ऊपर क्या रहना पड़ा, निर्भर रहना पड़ा। इसमें वे औपनिवेशिक देश भी शामिल हो सकता था जिसका राजनीतिक आज़ादी हासिल की गई है। ठीक है, जिससे राजनीतिक आज़ादी हासिल की गई। देखो तुम्हारा इंग्लैंड हो गया, या फिर जो तुम्हारा जापान हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब आसपास, इटली हो गया, ये सब आसपास के क्षेत्र को कब्जा करते जा रहे थे, औपनिवेश बनाते जा रहे थे। तो ऐसे औपनिवेश देश भी वहाँ पे उसमें शामिल हो सकते थे जो अभी हाल ही में आज़ादी हासिल की है। ठीक है, ऐसे राजनीतिक आज़ादी हासिल की है। ठीक है, इसी समय से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का धारणा का जन्म हुआ। ठीक है, इसी समय से तुम्हारा क्या हुआ, तो नव जो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक व्यवस्था है उसका जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन, एक सेकंड आगे देखो, सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कांग्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का अकाउंट, ठीक है, अनकाउंट अनटांड में, एक सेकंड यहाँ पे देखो, अंटार्ड में यूटर्स द न्यू पॉलिसी ऑफ फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, शीर्षक में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट का वैश्विक व्यवहार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। क्या किया गया था बाबू, तो जो वैश्विक तुम्हारा व्यवहार प्रणाली है इसके सुधार में प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुधारों से, इस रिपोर्ट में जो था उसमें कौन से सुधार किए गए थे उसके बारे में बताया गया। यहाँ पे दिखाया गया है कि अल्प विकसित देशों को, क्या बाबू, तो अल्प विकसित देशों को उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिमी के विकसित देश करते हैं। जो अल्प विकसित देश है उनको प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा। मतलब उन जो, देखो जैसे तुम्हारा पहले जो कौन सा पावरफुल देश में था, अमेरिका था, रूस संघ था, ये सब तुम्हारे सोवियत संघ जो देश थे ये सब तुम्हारे पावरफुल थे। उन्होंने क्या किया, आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा किया। इंग्लैंड था, ये तुम्हारे आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा किया इन्होंने, और क्या किया, वहाँ के संसाधनों का दोहन कर दिया। अब जब आज़ादी के बाद, जब देश में आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जब तुम्हारा स्वतंत्रता होने के बाद जब तुम्हारा जब जागरण शुरू हुआ, लोग मतलब जो नए नए विकसित देश हो रहे, विकासशील देश थे, नए नए देश आज़ाद हो रहे थे, तब उनके लिए कहा गया कि बाबू जो भी विकसित देश है वो अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करें, और इसका भुगतान कौन करने वाले, जो भी विकसित देश है वो अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करें जिनका दोहन पश्चिमी विकसित देश ने किया है। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब यही चीज है कि करो तुम भरो हम, मतलब वहां पे दोहन कौन किया, तो पश्चिमी के जो विकसित देश है उन्होंने किया, और भरना किसको है, तो जो भी नया नया आजाद हो रहा है उनको भरना पड़ रहा है। ठीक है, यही चीज का बात हो रहा है। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। ठीक है, वे अपना सामान बेच सकेंगे, और इस तरह गरीब देशों के लिए व्यापार है वो फायदेमंद होगा। ठीक है, ये आपका सेकंड था। इसके बाद देखो थर्ड नंबर आपका क्या है, पश्चिम देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी, और अल्प विकसित देशों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ेगी। समझ में आ गया ना, क्या क्या होगा बाबू, तो यहाँ पे तो पहला, अगर जो पश्चिमी के जो देश है उन्होंने जो संसाधनों का दोहन किया उसका भरपाई कौन करेगा, वो लोग करेंगे, और जो अभी विकसित देश है, अल्प विकसित देश है, वो लोग करेंगे। ठीक है, अल्प विकसित देशों जो देश है उनका पहुंच कहाँ होगा, तो पश्चिम के बाजार तक होगा, वहाँ पे ले जाकर अपना ये सामान बेचेंगे तो इनको थोड़ा फायदा होगा। ठीक है, पश्चिम देश से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। पश्चिम देश से आप कोई इक्विपमेंट्स मंगा रहे हैं, पश्चिम देश से आप कोई सामान मंगा रहे हैं, तो उसका लागत क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जो अल्प विकसित देश है उनका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भूमिका क्या होगा, तो बढ़ेगा। ठीक है, इतने तक आपका खत्म हो गया। अब आगे देखो, इसके बाद देखना है गुट निरपेक्षता प्रकृति, एक सेकेंड,
गुट निरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदली और इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। ठीक है, गुट निरपेक्षता का जो महत्व था वो बदला धीरे धीरे, उसका रूप जो रेखा था, उसका जो ढांचा था वो चेंज हुआ, और इसको खास करके किस मुद्दे के लिए, तो आर्थिक मुद्दा इसमें खास करके अधिक ऐड होने लगा। बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन, बेलग्रेड में जो पहला सम्मेलन हुआ जो कि 1961 में हुआ था, में आर्थिक मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, सन 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो उठे। क्या हो उठे बाबू? तो 1970 के दशक में क्या हो चुके, तो आपके जो आर्थिक मुद्दे हैं वो क्या हो चुके, अधिक प्रखर हो चुके, अधिक क्रियान्वय हो चुके। इसके परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। कैसा बन गया बाबू? आर्थिक दबाव समूह बन गया। अब देखो आगे देखो, सन 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए चलाए रखने का प्रयास मंद पड़ गया। ठीक है, क्या हो बाबू? तो सन 1980 का दशक था, उस टाइम जो आर्थिक मंदी उत्तरार्ध में जो नव अंतर्राष्ट्रीय जो देश बन रहे थे, उनका आर्थिक व्यवस्था जो था उनको चलाए रखना मंद पड़ गया और उनको चलाए रखना बहुत कठिन हो रहा था। ठीक है, वहीं रखने का प्रयास, इसका मुख्य कारण था विकसित देशों के द्वारा किया जा रहा तेज विरोध। जो तुम्हारे विकसित देश हैं उनके द्वारा बहुत तेजी से विरोध किया जाता, कहा जाता नहीं, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपकी आर्थिक विकास नहीं किया जा सकता है, मतलब उनके द्वारा तेज विरोध किया जा रहा था। ठीक है, विकसित देश एक सुर में विरोध कर रहे थे। ठीक है, जबकि गुट निरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी। ठीक है, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग का आता है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, बोले तो लास्ट टॉपिक हम लोग का भारत और शीत युद्ध। बाबू एक बात बताओ, भारत और शीत युद्ध में क्या लेना देना है? समझ में कुछ आ रहा है? देखो ये कहानी हम लोग कहाँ से शुरुआत किए थे लोग, तो क्यूबा मिसाइल संकट से शुरू किए थे लोग। शीत युद्ध का शुरुआत कैसे हुआ, तो सेकंड जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ उसके बाद तुम्हारा शीत युद्ध का शुरुआत हुआ। तो शीत युद्ध तुम्हारा शुरुआत से लेकर के और वहां से होने का उसका असर धीरे धीरे पूरा देश पे पड़ा, पूरा देश तुम्हारे दो भागों में बटा फिर से, और फिर वहां से दो गुटों में बटा, उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारा आ गया भारत के पास। अब देख रहे हो भारत के पास तुम्हारा आ गया शीत युद्ध के बारे में। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग इसके क्या क्या हुआ है। ठीक है, आप लोग कोई दिक्कत नहीं आ रहा है? दिक्कत आ रहा था और कमेंट बॉक्स जरूर बताइए लोग। ठीक है, चलिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। ठीक है, एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा। दो रूप में, मतलब जो देखो, और दूसरा पढ़ते हैं, दूसरे भारत ने उपनिवेशों के चुंगल से अपने को मुक्त हुए एवं नवस्वतंत्र देश के महाशक्तियों के खेमे में जाने के पुरजोर विरोध किया। देखो एक बार देखो, पता है क्या हुआ यहाँ पे? हुआ क्या, भारत और जो शीत युद्ध हुआ है उसमें क्या असर पड़ा? जो गुट निरपेक्ष हुआ था ना, गुट निरपेक्ष, वो दो स्तर पे, वो दो मतलब उसका दो बेनिफिट हुआ। एक बेनिफिट क्या हुआ, जो तुम्हारा भारत था वो किस एक सजग एवं सचेत रूप से वो जो दो महाशक्ति थे उनके बीच में रिश्ता बनाए रखा, अपने रिश्ता को कायम रखा, और उनके बीच में हो रहा खेमाबंदी से अलग रहा। मतलब समझदारी यही है कि जब दो लोग झगड़ा कर रहे हो तो उनसे थोड़ा सा अलग दूरी बना कर रखें, इससे ना आप इसके दुश्मन होंगे ना इसके दुश्मन होंगे। तो भारत भी वही वहाँ पे नीति अपनाया। उस नीति के साथ साथ उसने क्या किया, जब देखा कि इंग्लैंड तुम्हारा हार गया, तो उसके बाद क्या किया, उसने अपने आप को आज़ाद करने का मांग किया और अपने आप को आज़ाद भी करवा लिया। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा ये सीखने को मिला। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग क्या होता है, भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और ना ही सकारात्मक, न कि भारत की जो नीति थी वो क्या नहीं थी, एक सेकंड, भारत की जो नीति थी वो ना तो नकारात्मक थी, ना ही नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रियता थी। ठीक है, निष्क्रियता की नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुट निरपेक्ष कोई पलायन की नीति नहीं है, गुट निरपेक्ष कोई पलायन की नीति नहीं है, यहाँ पे एक स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान में भाग जाने की नीति नहीं है। इसके विपरीत भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंद्विता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। ठीक है,
इसके विपरीत भारत क्या था, जो शीत युद्ध कालीन चल रहा था, शीत युद्ध जो चल रहा था उसमें जो जकड़ फालतू फालतू के बिना मतलब काम हुआ था, तो उसमें ये बोल रहा था कि जब युद्ध हो रहा है तो उसको बढ़िया से, और उसको जो मामले अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं उसको बढ़िया से तुम करो और अच्छा से उसको निपटाए खत्म करो। इस मामले में भारत तुम्हारा था, ये नहीं था, ये दोनों में से किसी के युद्ध के पक्ष में नहीं था। ये था कि उन मामले जो चल रहे हैं उसको जल्दी जल्दी निपटाओ और देश को आगे बढ़ाने का काम करो। भारत ने दो गुटों के बीच, एक सेकंड, भारत ने दो गुटों के बीच मौजूद मतभेद को कम करने की कोशिश की, ठीक है, और इस तरह उसने इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध के रूप से अपना रुख कर सकता था। देखा रे, एक सेकंड रुक जाओ। उसके बाद भारत के राजनयिकों ने और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंदियों के बीच में संवाद कायम करने एवं मध्यस्थता करने के लिए हुआ। भारत में जो भी आपके राजनेता थे, जो भी आपके जो शुभचिंतक थे, भारत में जो भी तुम्हारे प्रसिद्ध विद्वान थे, वो लोग, उन लोग का यूज किस युद्ध में हो रहा था, जो तुम्हारा शीत युद्ध हो रहा था उसके मध्यस्थता में, मतलब बोले तो उसको खत्म करने में, समझाने में, समझाव बुझाव करने में उनका यूज ज़्यादातर हो रहा था, ठीक है, संवाद कायम करने मध्यस्थता। मिसाल के तौर पर 1950 के दशक के शुरुआती सालों में कोरियाई युद्ध के दौरान हुआ, ठीक है, कोरियाई युद्ध के दौरान जो 1950 के दशक में हुआ था, भारत ने भी वहाँ पे साथ दिया था, भारत ने इन मामलों को जाकर सुलटाया था, वहाँ पे इसने भी अपना योगदान दिया था। यहाँ याद रखने की यह भी जरूरी है, देख रहे हो तुम, यहाँ पे याद रखना भी जरूरी है कि भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसे कामों में संलग्न रखा, और गुट निरपेक्ष में जो भी सदस्य तुम्हारे शामिल थे उन देशों को भी भारत ने क्या रखा, तो इस काम में संलग्न रखा कि तुम शांति प्रिय बनाओ, सब देशों को शांति की तरह उनको अच्छा स्टेट करो ताकि वो लोग युद्ध के लिए ना उसे युद्ध को किसी हाल में टालो, ठीक है, भारत इसके फेवर में था, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका अथवा सोवियत संघ के खेमे से जुड़े नहीं थे, ठीक है। भारत ने क्या किया, जो शीत युद्ध चल रहा था उस टाइम क्या किया, तो ऐसे जो देश जो अमेरिका या फिर सोवियत संघ से जुड़े हुए नहीं थे उनको बनाए रखना, उनको बचाना, उनको फालतू चीज़ों से अलग रखने की कोशिश की, भारत ने उनको फुल सपोर्ट करने की कोशिश की थी, ठीक है। नेहरू ने स्वतंत्र एवं परस्पर सहयोगी राष्ट्रों को के एक सेकंड, नेहरू ने स्वतंत्र परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया, जो शीत युद्ध को खत्म करने में न सही पर उसकी जगह ढीली करने में सकारात्मक भूमिका निभाए, ठीक है। शीत युद्ध को तो खत्म भारत नहीं कर पाया, लेकिन उसके ऊपर जो जब पकड़ जो बना था कि हाँ हो क्या रहेगा, शीत युद्ध से युद्ध के रूप में तीसरा विश्व युद्ध के रूप में होने जा रहा था विश्व युद्ध, उसको किसी भी हाल में करके उसको खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया, ठीक है। कुछ लोगों ने माना कि गुट निरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता, ठीक है, समझ में आ गया, भारत की जो वास्तविक मेल है उससे मेल नहीं खाता। यह बात ठीक नहीं है कि गुट निरपेक्षता की जो नीति है, यह बात तुम्हारा ठीक नहीं है कि जो गुट निरपेक्षता की तुम्हारी जो नीति है, कम से कम दो तरह के भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। पहली बात तो यह है कि गुट निरपेक्षता के जो तुम्हारा होता है, जो पहली बात तुम्हारा यह है कि गुट निरपेक्षता के कारण क्या हुआ, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित सत्ता होता, मतलब जो भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय फैसले को ऐसे पक्ष में ले सकता था जिससे उसका हित सत्ता होता हो, और न कि महाशक्तियों की उनके खेमे के देश का, ठीक है, और ना जो उनके पक्ष का हो, मतलब जो भारतीय थे या फिर जो गुट निरपेक्ष देश से संगठन से जो थे उनका भला हो सके, ना कि उनका जो तुम्हारे महाशक्तियों के साथ थे या फिर उनके जो खेमे में थे, उनके जो गुट में थे उनका भला हो सके, ठीक है। पहला ये था, ठीक है, और दूसरा, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे, मतलब वही चीज कर रहा था कि अगर मान लिए जैसे तुम्हारा युद्ध हो गया,
अब अमेरिका तुमसे भड़क गया, मतलब हम लोग से अमेरिका भड़क गया, तो पट से आदमी रूस की तरफ गने से हल्का सा सरक जाए, इसे रूस की तरफ सरक जाए। लेकिन अगर मान लिया युद्ध के दौरान हम बीच में है, अगर हल्का सा हमारा रूस से बिगड़ गया, मतलब सोवियत संघ है, तो आदमी थोड़ा सा ऐसे हल्का घसक जाए अमेरिका की तरफ, मतलब दोनों से इतना रिश्ता बना के रखा था कि कहीं एक साइड घसक जाएंगे तो हो जाएगा। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा हो, कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है, तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ चला जाता, ठीक है, महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था, ठीक है। दोनों गुटों में से कोई, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर बेफिक्र हो सकता था और न ही ध्वंस जमा सकता था, ठीक है। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति कई कारणों से आलोचना की गई, ठीक है। हम यहाँ ऐसे, देखो आगे दिखाते हैं तुमको, हम यहाँ ऐसी दो आलोचनाओं पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से आलोचना है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। आलोचना एक तर्क यह है, पहले हम शुरुआत करते हैं एक से। यह तर्क यह है कि भारत की जो गुट निरपेक्षता है वो सिद्धांत विहीन है, ठीक है, सिद्धांत विहीन है। कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा, ठीक है। ये सही बात है। अगर दो को बड़ा लोग लड़ रहा है, दोनों से हमको काम निकलना है, किसी से काम आ सकता है, तो सबसे बढ़िया उपाय है आप किसी की तरफ से ना बोलिए, चुपचाप रहिए। भारत भी वही करता था। आलोचकों का जो दूसरा तर्क है वो क्या है, आलोचकों का जो दूसरा तर्क है वो यह है कि भारत के व्यवहार में क्या करता था, भारत का जो व्यवहार है, भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही। कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही, ठीक है। महाशक्तियों के खेमे में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं 1971 में अगस्त में सोवियत संघ के साथ अपनी मित्रता की और संधि पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे देखो, कहाँ गए रे, संधि पर विदेशी पर्यवेक्षकों, इधर विदेशी तुम्हारे पर्यवेक्षक थे, विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत की सोवियत खेमे में शामिल होने माना। विदेशी जो पर्यवेक्षक थे वो क्या माने कि भारत अब तुम्हारा सोवियत का जो खेमा है उसमें शामिल हो गया। भारत की सरकार के दृष्टिकोण में यह था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी, ठीक है। और यह संधि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती, ठीक है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो आगे देखो, उसके बाद हम लोग क्या है यहाँ पे, तो तुम्हारी जो गुट निरपेक्षता की जो नीति है, गुट निरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी, ठीक है। और दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि सन 1990 के दशक की शुरुआती वर्षों में शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ का विघटन हुआ, ठीक है। शीत युद्ध का अंत हुआ और सोवियत संघ जो तुम्हारा था वो नष्ट हो गए और रूस उसका और जो उसके आसपास के क्षेत्र है उसमें बना। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता एवं प्रभावकारिता में थोड़ी कमी थी, लेकिन उसको आगे चल के सही कर लिया गया, ठीक है। अब आगे देखो, इसके बाद तुमको ले चलते हैं यहाँ पे ताकत आई, ठीक है, ताकत आई। बहरहाल गुट निरपेक्षता में अरे इधर आओ ना रे, उधर जा रहा है। गुट निरपेक्षता में कुछ आधारभूत मूल्य एवं विचार शामिल है, ठीक है। आधारभूत मूल्य है, कुछ विचार शामिल है। गुट निरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी हुई है कि जो उपनिवेश की स्थिति है वो आज़ाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है, और यदि ये देश साथ आ जाएं तो सशक्त रूप से मतलब तुम्हारा बन सकता है, ठीक है। सशक्त रूप से तुम्हारा क्या हो सकता है बाबू, तो आगे देखो, सशक्त रूप से ताकत बन सकते हैं, ठीक है, ताकत बन सकते हैं। गुट निरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति के पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यह देश अपनी स्वतंत्रता विदेश नीति अपना सकते हैं और यह
आंदोलन मौजूदा असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को लोकधर्मी बनाने का संकल्प बरकरार टिका है। ठीक है, हमने यह आपसे विचार और बुनियादी महत्व की है कि और शीत युद्ध के समाप्ति के बाद भी प्रासंगिक है। देखो बात यही है कि शीत युद्ध के बाद भी भारत ने ऐसा कहा, ऐसा सोचा कि अगर ऐसा होता रहा तो आगे चल के फिर दिक्कत होगा। शीत युद्ध को बहुत सारे दिक्कत में जो महाशक्ति हैं वो और चीज और जो देश हैं उनको गुलाम बना लेंगे और फिर उनके साथ राज करेंगे, मतलब वही चीज़ तुम्हारा और चलता रहेगा। तो इसके लिए हुआ क्या, भारत ने क्या किया, शीत युद्ध के समाप्त में गुटनिरपेक्षता जारी रखा, जिससे तुम्हारा हुआ क्या, तो जो देश तुम्हारे मतलब नॉर्मल अभी आज़ाद हुए थे वो किसी महाशक्ति के अधीन न आ करके अपनी स्वयं मतलब संघ में रह करके अपनी स्वयं की तरीके से, अपनी स्वयं के तरीके से नया बना सकते थे, अपने स्वयं का विकास कर सकते थे। बाबू हम लोग का जो ये चैप्टर है आज खत्म होता है और इसके बाद हम लोग का क्या आने वाला है, तो प्रैक्टिस सेशन आने वाला है। तो आप लोग तैयार हैं ना इसका क्वेश्चन आंसर करने के लिए? अगर तैयार हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम कल इसी टाइम पे और इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे। इसका सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक क्लास का कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं तो एक बार फट से लाइक का बटन दबा दीजिए।